हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम विजन आईएएस की पीटी 365 जो कि आपकी अपडेटेड वर्जन है 2021 का, उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका पार्ट 30 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहला टॉपिक जो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे वो है सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स का। जानेंगे क्यों रहा न्यूज़ में और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। लेकिन उसके पहले हम अनअकैडमी के कुछ बैचेस के बारे में जान लेते हैं। अनअकैडमी ने 2021, 22 और 23 के एस्पिरेंट्स के लिए 29 सितंबर से एक नया बैच लॉन्च किया है जो कि 1 ईयर बैच है, 2 ईयर बैच है। जो 1 ईयर बैच है वो 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए है। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी प्रॉपर शेड्यूलिंग ऑलरेडी दे रखी है। और जो 2 ईयर बैच है वो 2023 के लिए है, जिसमें आपको बिगनिंग से लेकर एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन कराई जाएगी। इंडिया के टॉप एडुकेटर्स कौन सब्जेक्ट किस लैंग्वेज में लेंगे, सब कुछ यहाँ पे एडवांस में प्रिपेयर हो रखा है। और करंट अफेयर के साथ साथ यहाँ पे 360 डिग्री आंसर राइटिंग की भी प्रोग्राम अवेलेबल है। आप यहाँ पे 19 टॉप ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक्सेस भी कर पाओगे। और यूपीएससी कॉम्पैक्ट जिसमें आप स्कॉलरशिप पा सकते हो 100% तक की। यू जस्ट हैव टू एनरोल योर सेल्फ विद द कोर्स सिर्फ आईएएस, और हर संडे 11 बजे से ये होता है। रेज हैंड के ऑप्शन के साथ आप लाइव क्लास में अपने फेवरेट एडुकेटर से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। वही जगह लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म में आप पर्सनल कोचिंग, डाउट सॉल्विंग, टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन, डेली आंसर राइटिंग और न जाने क्या क्या चीज़ें पा सकते हो। अनअकैडमी अब लोन भी लेकर आया है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, जिसमें आप इतने ही पैसे को 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट में 1 साल में लौटाओगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लग रही है। इन सब की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सब्सक्राइब करते वक्त हमेशा सिर्फ आईएएस कोड का यूज़ ज़रूर करिएगा ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। देखिए प्राइजेस तो ये हैं, लेकिन इस समय 30 तारीख तक के लिए, 30 सितंबर तक के लिए 10% से अनअकैडमी ने अपनी प्राइस को रिड्यूस कर रखा है। तो यहाँ बेनिफिट ये है आपका कि अगर आप ये लेते हो उसके साथ सिर्फ आईएएस यूज़ करते हो तो आपको टोटल 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो हम यहाँ पे जो अपना टॉपिक कर रहे थे वो था सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स का। न्यूज़ में क्यों है ये समझते हैं। देखिए इंडिया ने यहाँ पे पहली बार फर्स्ट नेशनल डायलॉग ऑन एग्रीकल्चर फूड सिस्टम, मतलब एग्री फूड सिस्टम्स को दिल्ली के अंदर करा, ताकि नेशनल पाथवेज और सारे एक्सप्लोर कर सकें। हमारे पास क्या रास्ते हैं जिससे हम सस्टेनेबल और इक्विटेबल फूड सिस्टम्स को क्रिएट कर सकते हैं। आइए अब न्यूज़ के बारे में और बात जानते हैं। देखिए डायलॉग जो है वो करा गया एक कंसल्टेटिव प्रोसेस प्रीकर्सर के तौर पे तो फर्स्ट एवर यूएन फूड सिस्टम समिट जो होने वाली है सितंबर 2021 में, ताकि प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी वगैरह करें कि क्या एक्शंस लिए जाएंगे फॉर चेंज इन ग्लोबल एग्री फूड सिस्टम्स में। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रैटेजाइज करें एक्शंस फॉर चेंज इन ग्लोबल एग्री फूड सिस्टम्स। समिट मेन फोकस डालेगी उन सारे रास्तों पे कि हम किस तरह से फूड सिस्टम को नेशनली और ग्लोबली बढ़ा सकते हैं, शेप कर सकते हैं। ठीक है, और प्रोग्रेस बढ़ा सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 की। समिट को प्लान करा गया है कि ये पार्टिसिपेटरी हो, कंसल्टेटिव हो फॉर 5 एक्शन ट्रैक्स। वो कौन कौन से 5 एक्शन ट्रैक हैं। जो पहला एक्शन ट्रैक है वो है कि हमें ये इंश्योर कराना कि भाई सेफ और न्यूट्रिशन फूड हो सबके लिए। दूसरा कहता है शिफ्ट टू सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न। तीसरा कहता है कि नेचर पॉजिटिव प्रोडक्शन को बढ़ाना। चौथा कहता है कि एडवांस इक्विटेबल लाइवलीहुड हो। और पांचवा कहता है कि रेजिलियंस को बिल्ड करना वल्नरेबल्स के लिए टू शॉक एंड स्ट्रेस। ठीक है, रिस्की लोगों से, भैया रिस्की लोग जो है उनको यहाँ पे रेजिलियंस हो, इसके लिए प्रॉपर शॉक और स्ट्रेस के लिए उनके। देखिए इंडिया जो है वॉलंटियर्ड है टू द एक्शन ट्रैक 4, मतलब एडवांस इक्विटेबल लाइवलीहुड के लिए फॉर द समिट। बट इंडिया का पार्टिसिपेशन जो है अभी दूसरे एरियाज में भी रहा है ना। हम रहे तो हैं अपनी मर्जी से एक्शन 4 के लिए, लेकिन दूसरे एरियाज में भी हमारा पार्टिसिपेशन रहा है। अब कुछ बातें हम सस्टेनेबल फूड सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। देखिए सस्टेनेबल फूड सिस्टम जो है ऐसा फूड सिस्टम होता है जो फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन देता है हर तरीके से, जो प्रॉफिटेबल हो,
थ्रू आउट मतलब इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी हो, ब्रॉड बेस्ड बेनिफिट्स हो सोसाइटी के लिए मतलब सोशल सस्टेनेबिलिटी हो, और इसके अंदर पॉजिटिव और न्यूट्रल इम्पैक्ट पड़े इन्वायरमेंट के ऊपर जैसे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी हो, और जो भी फ्यूचर जनरेशन को नीड है ना, उसको बिना कॉम्प्रोमाइज़ करे ये काम किया जाए। देखिए कुछ इम्पैक्ट अगर मैं बताऊं सस्टेनेबल फूड सिस्टम का, तो वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है, प्रॉफिट, जॉब, इनकम वगैरह आती है। सोशल इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करता है ये जेंडर, यूथ, इंडिजिनियस पीपल में, कल्चर, ट्रेडिशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ, वर्कर्स राइट और सेफ्टी, और साथ में एनिमल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन। इन्वायरमेंटल अगर मैं इसका इम्पैक्ट बताऊं, तो ये मान लीजिए कि कार्बन फुटप्रिंट, वाटर फुटप्रिंट, वाटर हेल्थ, सॉइल हेल्थ तो बहुत अच्छा है, इंक्लूसिव ग्रोथ है, ठीक है, ग्रीन ग्रोथ है, इको सोशल प्रोग्रेस है। अब यहाँ पे देखिए इसके बारे में जानते हैं, इंटरनेशनल एफर्ट्स ऑन सस्टेनेबल फूड सिस्टम के बारे में। तो देखिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने यूनाइटेड नेशन एग्रीकल्चर प्रोग्राम, ये दोनों, ये जो FAO और UNEP सस्टेनेबल फूड सिस्टम प्रोग्राम है ना, इसको 2011 में स्टार्ट किया गया था। सरकार जो स्विट्जरलैंड की है उससे सपोर्ट लेके, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम यहाँ पे जो एफर्ट है इम्प्रूव करने के लिए रिसोर्स यूज एफिशिएंसी को उसे बढ़ाएंगे, पोल्यूशन इंटेंसिटी को कम करेंगे फूड सिस्टम्स में, कैसे, प्रोडक्शन से कंजम्पशन तक, और जो भी इश्यूज हैं फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी में उसे भी एड्रेस करेंगे। फूड एंड लैंड यूज कोलिजन की अगर मैं बात करूं, तो एक सेल्फ गवर्निंग कोलिजन है जिसके अंदर करीब 30 ऑर्गेनाइजेशन किससे बना हुआ है, जो स्टैब्लिश करे गए थे ताकि ग्लोबल फूड और लैंड यूज सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर सके। इसको 2017 में स्टैब्लिश करा गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर। इंडिया का इनिशिएटिव जो इस डायरेक्शन में है सस्टेनेबल फूड सिस्टम के, उसकी बात करें तो पहला है हमारा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एम ये है कि हम एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएंगे, सस्टेनेबल बनाएंगे, रेम्यूनरेटिव बनाएंगे और क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाएंगे। कैसे, इसको इंक्लूड करके एज वन ऑफ द 8 मिशंस अंडर नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज 2008 में, और ये ऑपरेशनलाइज्ड हुआ है 2014-15 से, तो चल ही रहा है। दूसरा जो हमारा है वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। एम ये है कि हम सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस लेकर आएंगे। और तीसरा जो है वो है हमारा परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसका उद्देश्य है कि हम कमर्शियल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को प्रमोट करेंगे सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू। तो ये तो हमने इस टॉपिक की बात की सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स के। नेक्स्ट जो है हम बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है सोलर आउटशाइंस विंड पावर इन टोटल कैपेसिटी। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के डेटा के हिसाब से टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी सोलर पावर में जो है वो 38,794 मेगावाट रही है, वाइल टोटल विंड पावर जो है उसकी कैपेसिटी 38,684 मेगावाट रही है। इन कंपैरिजन 10 साल पहले जो सोलर सेगमेंट था उसकी कैपेसिटी कुछ 18 मेगावाट थी, वाइल जो विंड पावर था इंस्टॉल कैपेसिटी वो 13,000 मेगावाट थी। इंडिया के पास टारगेट है कुछ 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का बाय द ईयर 2022, इसमें कुछ 100 गीगावाट सोलर पावर आती है। इंडिया ने ये भी कहा है कि हम 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक अचीव कर लेंगे। हालांकि एक दिक्कत है, ये हाई डिपेंडेंस जो चाइना पे है सोलर सेल्स के लिए, मॉड्यूल्स के लिए, वो दिक्कत है, क्योंकि हम 80% जो है ना चाइना अकाउंट करता है इस इम्पोर्ट्स का। रिसेंटली हमारी जो सरकार है उसने प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम को लॉन्च भी किया है सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं सोलर गीगावाट क्लब के बारे में। देख कुछ 9 अफ्रीकन नेशंस जो हैं वो ट्रैक पे हैं ज्वाइन करने के लिए सोलर गीगावाट क्लब को। गीगावाट क्लब क्या होता है, ये एक अनऑफिशियल टैग है नेशंस का विद इंस्टॉल कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 1 गीगावाट ऑफ सोलर पावर। अभी 37 कंट्रीज हैं जो पार्ट हैं सोलर गीगावाट क्लब का, इंडिया इंक्लूडेड है इसमें। नेक्स्ट बात आती है इंडियाज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के बारे में। ये देखिए रामगुंडम तेलंगाना के अंदर सेटअप हुआ है, कैपेसिटी इसकी 100 मेगावाट की है,
और ये माना जा रहा है कि मई तक ओपन हो जाएगा। खैर हो चुका। अब इसको कमीशन करा जा रहा है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा। इसके अंडर द फ्लोटिंग प्लांट जो फोटोवोल्टाइक पैनल्स हैं इनको लगाया जाएगा सरफेस के ऊपर, पानी मतलब वाटर बॉडीज के। और ये माना जा रहा है कि वायलेबल ऑल्टरनेटिव होगा हमारे लैंड बेस्ड सोलर एरेज का। साथ में वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट भी है जिसकी 600 मेगावाट कैपेसिटी है। इसे ओमकारेश्वर डैम के ऊपर लगाया जा रहा है नर्मदा रिवर के अंदर, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट बात आती है फर्स्ट फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट इन राजस्थान। देखिए, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन ने यहाँ पे कमीशन करा कंट्री का पहला फार्म बेस्ड सोलर पावर प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम के तहत। कुसुम का फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। जयपुर के अंदर ये हुआ। पीएम कुसुम को लॉन्च करा गया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, ताकि सोलर पंप्स को इंस्टॉल करें, ग्रिड कनेक्शन को ग्रिड कनेक्टेड सोलर और अदर रिन्यूएबल पावर प्लांट्स को भी फार्मर्स के लिए। एम ये है कि हम सोलर और दूसरी रिन्यूएबल कैपेसिटी को बढ़ाएंगे 25,750 मेगावाट से बाय द ईयर 2022। नेक्स्ट बात करते हैं हम गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो के बारे में। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है यूनिफाइड पोर्टल गोवर्धन स्कीम के लिए। और ये जो मतलब पूरा फुल फॉर्म समझ लीजिए, ये थोड़ा है कि गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, जिसे हम लोग बोलते हैं ना गोवर्धन स्कीम। तो अब इसके बारे में समझते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है इस यूनिफाइड पोर्टल गोवर्धन स्कीम के लिए। इस नए यूनिफाइड अप्रोच के चलते सारी ही बायोगैस प्रोग्राम के स्कीम को कोऑर्डिनेट करा जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत। गोवर्धन स्कीम को इम्प्लीमेंट करा जा रहा है इस स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर। इसका इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि हमको ओपन डेफिकेशन फ्री स्ट्रेटजी को अचीव करना है। एम ये है कि गांव को सपोर्ट करेंगे हम अच्छे तरीके से कि वो कैटल और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैनेज कर सकें। स्कीम का मेन फोकस जो है वो है गांव को साफ रखना, उनकी इनकम बढ़ाना घरों की, और एनर्जी को जनरेट करना जो कि कैटल वेस्ट से निकलती है। नेक्स्ट बात करेंगे, देख सकते हैं हाँ, एनर्जी एफिशिएंसी एंटरप्राइज सर्टिफिकेशंस प्रोग्राम फॉर ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देखिए, E3 सर्टिफिकेशन सेंटर जो स्कीम है, E3 सर्टिफिकेशन स्कीम जो है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया है। एम ये है कि हम इतनी ह्यूज एनर्जी एफिकेसी पोटेंशियल जो इस सेक्टर में है ना, उसे हम टैप कर पाएँ। इससे क्या है, इसमें भैया ज़्यादा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा, है ना, ताकि एनर्जी एफिशिएंट ब्रिक्स बनाएं। और ऐसे ब्रिक्स काफ़ी यूज़फुल होंगे उन रिक्वायरमेंट के साथ एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड की। ब्रिक सेक्टर करीब 0.7% जीडीपी को देता है और सीजनल एम्प्लॉयमेंट भी देता है करीब 1 करोड़ लोगों को। नेक्स्ट बात करेंगे हम इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल मिशन ऑन नेट ज़ीरो के बारे में। देखिए, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज IGBC ने लॉन्च किया है IGBC मिशन ऑन नेट ज़ीरो, ताकि इंडिया अचीव कर सके नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन बाय द ईयर 2050। देखिए, नेट ज़ीरो जिसे कार्बन न्यूट्रलिटी भी कहते हैं, एक ऐसी स्टेट है जिसमें कंट्री का जो भी कार्बन का मानो एमिशन हो रहा है उतना ही एब्जॉर्ब भी हो जा रहा है। तो ग्रीन हाउस गैसेस का रिमूवल एटमॉस्फेयर से होगा। IGBC ये पार्ट है CII जो मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का विजन का कि भाई सस्टेनेबल बिल्ड इन्वायरमेंट करना है सारे ही और इंडिया के लिए। और ये भाई ग्लोबल लीडर्स वगैरह जानते हैं ना, सस्टेनेबल बिल्ड इन्वायरमेंट में हमें करना है सबको 2025 तक। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ये एक नॉन गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री लेड और इंडस्ट्री मैनेज ऑर्गेनाइजेशन है जो एक अच्छा रोल अपना निभा रही है इंडिया के डेवलपमेंट प्रोसेस में लेके। इसे 1895 में फाउंड किया गया था। नेक्स्ट जो है वो है इको पैक्ट ग्रीन कॉन्क्रीट। ये एक नया लो कार्बन रेंज है कॉन्क्रीट का जिसे
इंट्रोड्यूस करा गया है हाई परफॉर्मिंग सस्टेनेबल एंड सर्कुलर कंस्ट्रक्शन के लिए। इसके अंदर 30 से लेके 50% कम कार्बन कंटेंट होता है अगर आप दूसरे कंक्रीट से कंपेयर करो तो। साथ में इसकी क्वालिटी अच्छी है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, फिनिश अच्छा है कन्वेंशनल कंक्रीट के कंपैरिजन में। फिर बात आती है डच इंडियन वाटर अलायंस फॉर लीडरशिप इनिशिएटिव, मतलब दिवाली प्लेटफॉर्म के बारे में। इस प्लेटफॉर्म को डेवलप करा गया ताकि इंडिया और नीदरलैंड को इनेबल करेगा कि आप पार्टिसिपेट करिए फॉर डिजाइनिंग सोल्यूशन फॉर वाटर रिलेटेड चैलेंजेस एक साथ मिलके। ठीक है, ये पोटेंशियल और सस्टेनेबिलिटी डच सोल्यूशन की यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे ताकि जो चैलेंजेस है ना, कुछ स्पेसिफिक वाटर चैलेंज साइट्स में इंडिया के अंदर, उसे रिजॉल्व कर सकें। जो चैलेंजेस भाई हैं विच आर स्केलेबल, अफोर्डेबल और सस्टेनेबल। फिर नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे कार्बन वॉच की। देखिए चंडीगढ़ ऐसा पहला स्टेट बन गया है या यूनियन टेरिटरी इंडिया की है जिसने कार्बन वॉच को लॉन्च किया। कार्बन वॉच क्या है? ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कार्बन फुटप्रिंट को एक्सेस करेगी एक इंडिविजुअल के। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? ये टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन वगैरह जो एक हमारे हरकतों की वजह से निकलती है। एम ये है कि लोगों को क्लाइमेट स्मार्ट सिटीजन बनाए और उनको कैपेबल बनाए कि कार्बन फुटप्रिंट वो एक्सेस कर पाए ना, इनको पता भी चले ना कि क्या स्टेप्स हैं इसको कम करने के। उसके बाद आता है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। देखिए भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति ये इंट्रोड्यूस करा गया है सब स्कीम के तौर पे परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत ताकि ट्रेडिशनल इंडिजिनियस प्रैक्टिसेस को बढ़ा सकें इंक्लूडिंग नेचुरल फार्मिंग। ये जो भारतीय, ये जो है ना, इसका BPKP फुल फॉर्म है। ठीक है, ये सारे सिंथेटिक केमिकल्स इनपुट को एक्सक्लूड करता है और प्रमोट करता है कि ऑन फार्म बायोमास रिसाइकलिंग हो। फाइनेंशियल असिस्टेंस इसमें 12200 1,00,000 1 सेकेंड 1,20,200 पर हेक्टेयर दी जा रही है 3 सालों के लिए और इसको प्रोवाइड करा गया है स्कीम के तहत। आइए नेचुरल फार्मिंग के बारे में कुछ बात जान लेते हैं। देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करती है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को, मैन्योर्स को, जैसे कॉम्पोस्ट, वर्मी पोस्ट, काऊ डंग मैन्योर को। लेकिन नेचुरल जो फार्मिंग है वो ना ही केमिकल और ना ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करती है सॉइल के अंदर। यहाँ पे लॉज ऑफ नेचर को अप्लाई करा जाता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, जैसे कुदरती तौर पे सब कुछ हो, बस अपना कुछ नहीं। और लास्ट में बात करते हैं डायरेक्ट सीडेड राइस टेक्निक के बारे में। देखिए ये एक ऐसा प्रोसेस है ताकि जिसके थ्रू स्टैब्लिश करते हैं एक राइस क्रॉप को फ्रॉम सीड्स सोन इन द फील्ड। ठीक है, जो बीज है उसको फील्ड में बोते हैं, ट्रांसप्लांट करने की बजाय सीडलिंग को फ्रॉम द नर्सरी, मतलब नर्सरी से नहीं लाएंगे, सीधा सीधा फील्ड में बीज को बोएंगे। तो डायरेक्ट सीडलिंग से कैसे हो सकते हैं कि भाई प्री जर्मिनेटेड सीड को आप जो है सो करो इनटू अ पडल्ड सॉइल, मतलब वेट सीडलिंग जिसे कहते हैं, या फिर स्टैंडलिंग वाटर, मतलब जहाँ वाटर सीडलिंग बोलते हैं, या फिर प्रिपेयर्ड सीबेड मतलब ड्राई सीडलिंग बोलते हैं, सीडिंग बोलते हैं, सीडलिंग क्या सीडिंग बोलते हैं। तो 3 तरीके से कर सकते हैं इसको। डायरेक्ट सीडेड राइस, ठीक है, ये मेथड क्या करता है, लेबर सेव करेगा, इसमें पानी भी कम लगता है, इसमें अर्ली क्रॉप मैच्योरिटी होती है और लो प्रोडक्शन कॉस्ट भी आती है। कुछ दूसरे तरीके भी हैं जैसे कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, एक ऐसा मेथड है जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है इरिगेटेड राइस की। कैसे? मैनेजमेंट प्लान का चेंज करके, सॉइल का, वाटर का, न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है, इन सब का चेंज करके, पर्टिकुलरली बाय एलिसिटिंग ग्रेटर रूट ग्रोथ, बढ़ती है रूट ग्रोथ। ठीक है, कैसे? इससे राइस प्रोडक्शन ज़्यादा एफिशिएंट होता है, सस्टेनेबल होता है, बाय सेविंग इन सीड रिक्वायरमेंट, वाटर सेविंग, केमिकल फर्टिलाइजर में कमी और इंक्रीज ग्रेन यील्ड भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इतना ही करते हैं। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या मुझे पर्सनली सिर्फ IAS सेल्स पे आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं अनअकैडमी से रिलेटेड कोई भी बात करने के लिए या एक्सप्लेनेशन के लिए।
बाकी सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच।